अस्सलामुअलैकुम। बेटा जी क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा आज का हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया हुआ है और आज का हमारा टॉपिक जो है वो मैथ्स एंड वेट जो है आज का हमारा टॉपिक है। और गुज़िश्ता जो हमारा टॉपिक था सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो उसके अंदर जो फोर्स का यूनिट था न्यूटन, वो भी हम आज के लेक्चर में डिफ़ाइन कर लेंगे एंड में जाके। तो बहरहाल अब हम जो है अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि मैथ एंड वेट। बेटा जी आम ज़िंदगी में बहुत सारे कॉमन पीपल तो खैर मैथ्स और वेट को एक ही चीज़ समझते हैं, हत्ता कि बाज़ पढ़े लिखे भी और जिन्होंने फ़िज़िक्स भी पढ़ी होती है तो वो भी आम बोलचाल में मैथ्स एंड वेट इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इसका ख्याल नहीं रखते। वो यही कहते हैं कि जी बस मैथ्स और वेट एक ही चीज़ है। मिसाल के तौर पे जब हमें अक्सर ये कहा जाता है क्लास के अंदर बच्चे आपस में पूछते हैं, यार तुमने अपना वेट किया है, तुम्हारा वेट क्या होगा? ठीक है, या टीचर किसी बच्चे से पूछता है बेटा आपका वेट क्या है, तो आम तौर पर वो बच्चा क्या जवाब देता है? सर मेरा वेट जो है वो 50 केजी है, 50 किलोग्राम है। अब सोचने की बात यह है कि वो जो बच्चा वेट को किलोग्राम कह रहा है तो वो तो असल में मैथ्स है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आम ज़िंदगी के अंदर, कॉमन लाइफ के अंदर हम सब लोग ये मैथ्स और वेट इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये सेम नहीं है, ये मुख्तलिफ हैं। और इनमें तकरीबन कोई 7 डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो आज का लेक्चर मैथ्स और वेट के हवाले से बहुत ही अहम है। आपको पता भी चल चुका होगा कि देख लें कि आम ज़िंदगी में हत्ता कि मुझसे भी कोई पूछे, ठीक है, अब अगर मेरी वालदा मुझसे पूछती है कि बेटा आपका वेट क्या है, तो मैं अगर उसे ये कहूँ कि अम्मी मेरा वेट जो है वो 800 न्यूटन है, वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगी। या कोई भी बंदा मुझसे पूछे आम ज़िंदगी में फ़रूकी साहब आपका वेट क्या है, और मैं कहूँ उसको उनको कि जी मेरा वेट जो है वो 800 न्यूटन है, वो तो कहेंगे सर आप क्या कह रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं, 800 न्यूटन आपका वेट है? भला नहीं है, हालांकि मैं सही जवाब दे रहा हूँ। तो भाई मेरा मैस 80 किलोग्राम है, तो मेरा मैस 80 किलोग्राम है, लेकिन मेरा वेट जो है वो 800 न्यूटन है। तो वेट एक और चीज़ है और मैस एक और चीज़ है। अब तक जो मैंने बातें की हैं, मुझे खुद पता है कि अक्सर बच्चों को मेरी ये बातें जो हैं, जो मैंने अभी 2-4 मिनट में की हैं, तो ये कान से जाने के बजाय कान से थोड़ा ऊपर जा रही हैं। बच्चों को समझ नहीं आ रही सर क्या बात कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को आपके लेवल पे आके समझाता हूँ, तो ताकि आपको मालूम हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड वेट। अब गौर कीजिएगा, लेक्चर इस वक्त स्टार्ट हो रहा है। बेटा जी बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज़ मैथ्स। मैथ्स क्या है? जब हमें मैथ्स का पता चलेगा सही तरह से कि मैथ्स क्या है, तो फिर हमें मालूम होगा कि वेट क्या है। तो भाई अब मैथ्स को हम डिस्कस कर लेते हैं।
बड़ा सिंपल सी बात है, आप लोग 2, 3, 4, 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं साइंस के अंदर मैटर और मैटर के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसकी 3 स्टेट्स पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये आपने अर्ली क्लासेस में ये बात पढ़ी हुई है। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, ठीक है। और लिक्विड में थोड़ा वो दूर दूर होते हैं और गैस में तो बहुत दूर दूर होते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ऑल 3 आर द मैटर्स, ठीक। ये तीनों मैटर्स हैं, मैटर, मादा। और इन तीनों के अंदर क्या होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। और साफ ज़ाहिर है अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसी चीज़ में ज़्यादा होंगे तो वो चीज़ जो है उसका मैटर, उसका मैस उतना ज़्यादा हो जाएगा। मसलन अगर आप इसकी मिसाल यूँ लें कि एक हमारे पास जो है वो यूँ समझ लें कि ये हमारे पास जो एक डस्टर है। अब ये डस्टर साफ ज़ाहिर है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, सही। अब इसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ़र्ज़ कर लें 1000 है, हालांकि बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 1000 इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं। अब अगर इसी शेप में बिल्कुल इसी चीज़ के अंदर ये डस्टर वो लोहे का हो, तो अब आप सोचें क्या उसमें भी जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे क्या वो भी 1000 ही होंगे? जैसा कि इसमें 1000 थे तो क्या उसमें भी 1000 होंगे? नहीं। लोहे की सूरत में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो 1000 से ज़्यादा होंगे। अगर इसमें 1000 हैं और ये फोम का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, और तो इसमें अगर 1000 हैं तो उसके अंदर तो मुमकिन है 50,000 हों, 60,000 होंगे मॉलिक्यूल्स, एटम्स। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स तो उसके अंदर क्योंकि बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्वांटिटी ऑफ एटम्स, क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ जाएगी तो इसका मैस कम होगा और इसी शक्ल का जो लोहे का बना हुआ डस्टर होगा तो वो उसका मैस जो है वो ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है अब आपको ये बात मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए कि अगर हमारे पास जो है वो सेम चीज़, अब ये चीज़ हमारे पास जो है ये मार्कर जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही मार्कर हो और वो लोहे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, तो उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैस कम होगा और उसका मैस क्या होगा? ज़्यादा होगा। सिंपल मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ एटम्स जिसमें ज़्यादा हो जाए, जिस बॉडी में ज़्यादा होंगे तो उस बॉडी का मैस ज़्यादा होगा। अब हम एक ईंट की बात करते हैं, ये दीवारों में जो ईंट लगाई जाती है, अगर हम उस ईंट के 2 टुकड़े कर दें, अब हमारे पास आधी ईंट है और एक मुकम्मल ईंट है। अब साफ ज़ाहिर है जो आधी ईंट है उसके अंदर अगर मॉलिक्यूल्स 30,000 हैं, मिसाल दे रहा हूँ, एटम्स और मॉलिक्यूल 30,000 हैं, तो जो मुकम्मल ईंट होगी उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल 30,000 के बजाय कितने होंगे? 60,000 होंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो हाफ ईंट है, जो आधी ईंट है, उसका मैस कम होगा और जो मुकम्मल ईंट है उसका मैस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है आपको मैस का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया। और वो यहाँ लिखा हुआ है द क्वांटिटी, तादाद, ये जो मैं बार बार अभी आपको समझा रहा था, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की तादाद। और यहाँ पर मैटर की तादाद से मुराद नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ एटम्स, ये मुराद है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी, जो एक बॉडी रखता है। अब इस बॉडी से मुराद
ये डस्टर ले लें, इस बॉडी से मुराद ये मार्कल समझ लें, इस बॉडी से मुराद वो ईंट समझ लें, इस बॉडी से मुराद कोई भी चीज़ आप समझ सकते हैं। तो उस चीज़ के अंदर जो भी वो बॉडी होगा उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर्स है, जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है, जो एटमों की तादाद है, जो आयन्स की तादाद है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, तो उस चीज़ का नाम जो है वो क्या है, मैस ऑफ द बॉडी। तो उम्मीद है, मैं अब तवक्को रखता हूँ कि आप लोगों को मैस की समझ आ गई होगी कि मैस, इस बॉडी का जो मैस होगा वो क्या है, इसमें जितने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, आयन्स हैं, जो भला भी इसके अंदर है, तो उनकी जो क्वांटिटी है दैट इज़ कॉल्ड मैस ऑफ द बॉडी। अब हम आते हैं व्हाट इज़ द वेट। वेट क्या चीज़ है? अब ये बहुत अहम पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, हम ये बात भी जैसे कि मैंने बताया कि मैस भी हम ये सॉलिड लिक्विड गैस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4, 5, 6 क्लास से, मतलब अर्ली क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम आप लोग 4, 5, 6 क्लास के अंदर तकरीबन कहीं ना कहीं ज़रूर आपको टीचर ने ये बात बतलाई होगी कि बेटा ज़मीन जो है ना वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और मशहूर वाक़या न्यूटन का आपने सुना हुआ है कि बैठा हुआ था अपना एप्पल, सेब के दरख्त के नीचे, तो ऊपर से सेब गिरा तो वो सोचने लग गया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। फिर उसने सोचा कि सेब को ज़मीन ने अपनी तरफ क्या किया है, अट्रैक्ट किया है, अपनी तरफ खींचा है। तो ये बात जो है, वैसे भी आप देखें, अब ये हमारे पास जो है वो क्या है भला, अपना डस्टर है। अगर मैं इस डस्टर को छोड़ दूं तो अब इसके पास ऑप्शंस है ना, या तो आसमान की तरफ जाए, या जुनूब की तरफ जाए, या शुमाल की तरफ जाए, या मशरिक़ की तरफ जाए, या मगरिब की तरफ जाए, या ज़मीन की तरफ नीचे जाए। तो कितने ऑप्शंस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस हैं। 6 ऑप्शंस हैं इसके पास जाने के। जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये हमेशा हमेशा, आप इसको 100 मरतबा छोड़ें, ये कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी शुमाल की तरफ नहीं जाएगा, कभी मशरिक़ की तरफ नहीं जाएगा, कभी मगरिब की तरफ नहीं जाएगा, कभी जुनूब की तरफ नहीं जाएगा, ये हमेशा नीचे जाएगा। वजह ये है कि ज़मीन इस बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट कर रही है। ये बात हमने बहुत अर्ली क्लासेस से पढ़ी हुई है। तो ये बात याद रख लें कि ज़मीन तमाम बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, सही है? तो याद रख लें जिस, और इसी अट्रैक्शन का नाम फोर्स है, इसी अट्रैक्शन का नाम पुल है, पुल ऑफ अर्थ। क्यों? कि ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो पुल करना होता है अपनी तरफ खींचना, और पुश करना होता है अपने से दूर भगाना। मैं अगर किसी बच्चे को अपनी तरफ खींचता हूँ तो मैं पुल कर रहा हूँ, और अगर मैं किसी बच्चे को धक्का देता हूँ, अपने से दूर करता हूँ, दफ़ा करता हूँ, तो ये मैं पुश कर रहा हूँ। तो ज़मीन क्या करती है? ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इस अट्रैक्शन का नाम पुल है, इसी अट्रैक्शन का नाम फोर्स है, कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और याद रख लें इसी अट्रैक्शन को वेट कहते हैं। तो अब उम्मीद है बात समझ आ गई। तो मैस टोटली एक और चीज़ है। मैस नाम है इस मार्कर, इस डस्टर के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड मैस। ठीक है। अब इसी डस्टर को ज़मीन क्या करती है? ज़मीन नीचे अट्रैक्ट करती है। तो जो ज़मीन अट्रैक्ट करती है ना, इसी को हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ दैट डस्टर। तो ये वही जो अट्रैक्शन की फोर्स है ना, दैट इज द वेट ऑफ दिस डस्टर। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी acting on the body
बॉडी से मुराद डस्टर, बॉडी से मुराद ईंट, बॉडी से मुराद कोई भी चीज़। एक्टिंग ऑन द बॉडी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, इज़ कॉल्ड वेट ऑफ बॉडी। तो इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ही हम कहते हैं कि वो क्या है, इज़ कॉल्ड वेट ऑफ बॉडी। इसकी बात को थोड़ा यूँ समझ लें, ये डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ को ये समझें। ये अगर हमारे पास अर्थ है, अगरचे अर्थ ओवल शेप में है, लेकिन मैं इस वक्त हम जनरल शक्ल बना रहे हैं। चलो जी, अगर आप ओवल शेप भी कर लें, ओवल शेप कर लेते हैं इस तरह से, ये ओवल शेप में अर्थ है। तो ये अर्थ का बेटा क्या है भला, सेंटर है, सेंटर ऑफ अर्थ। फर्ज कर लें कि ये सेंटर थोड़ा यहाँ होगा, बहरहाल ये यहाँ है, अंदाजे से भी बना रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है। अब गौर कीजिएगा, अगर हम, ये अर्थ है मुकम्मल, और इस अर्थ को, इस अर्थ के ऊपर ये हमारे पास डस्टर है। इस डस्टर को, यानी ये बॉडी है कोई, तो ये बॉडी ये है, दैट इज़ द डस्टर, दैट इज़ बॉडी। तो ये बॉडी है और इसका मैस m है, इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होगी, मैस, वो m है। तो अब अगर हम इस बॉडी को छोड़ दें तो ये बॉडी हमेशा नीचे गिरता है यहाँ पे। असल में ये यूँ आ रहा था, डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये जो फोर्स है, ये ज़मीन इस बॉडी को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करती है, जिस फोर्स के साथ, उसकी डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ, और यही फोर्स जो है वो वेट कहलाती है। इसी फोर्स को हम बेटा क्या बोलते हैं, वेट कहते हैं। अब अगर यही बॉल यहाँ हो तो यहाँ आएगी, और अगर यही बॉल फ़र्ज़ कर लें वो यहाँ है, तो गौर कर लें ये उसका मैस है। तो अब ये बॉल यहाँ है और इसको छोड़ दिया जाए तो ये बॉल नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि ज़मीन तो इधर है, तो ज़मीन इसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वेट कहलाएगी, उसको हम वेट बोलेंगे। और अगर यही बॉल यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो ये इधर नहीं जाएगी, ये इधर जाएगी। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ज़मीन खींचेगी अपने सेंटर की तरफ, तो दैट इज़ कॉल्ड वेट। और अगर यही बॉल यहाँ पर हो तो फिर इसको जो फोर्स है वो वेट के बराबर होगी और टूवर्ड सेंटर। तो उम्मीद है अब आपको ये डिफ़ाइन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी यहाँ है, वहाँ है, यहाँ है, यहाँ। अगर यहाँ पे होगा तो यूँ होगी, यहाँ बॉडी होगा तो यूँ होगी, यहाँ बॉडी होगा तो यूँ होगी, यहाँ बॉडी होगा तो यूँ होगी। तो इस तरीके से द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड वेट ऑफ बॉडी। तो गोया के अब आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि मैस किस चीज़ का नाम है। इस मार्कर के अंदर जो नंबर, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, दैट इज़ कॉल्ड मैस। और इस मार्कर को जो ज़मीन नीचे अट्रैक्ट कर रही है, तो इस अट्रैक्शन का नाम वेट ऑफ द मार्कर है। तो ये मार्कर का वेट है। तो ये उन दोनों का डिफ़ाइन भी है और ये इन दोनों का डिफरेंस भी है। तो उम्मीद है ये पहला पॉइंट जो है आप सब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखें जी, मैस ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। अगर आप जगह चेंज कर दें तो मैस चेंज नहीं होता, सही है। लेकिन वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस विद द चेंज ऑफ प्लेस। तो वेट तब्दील हो जाता है लेकिन मैस तब्दील नहीं होता। वो भी हमें यहीं से पता चल जाता है। वो कैसे? देखें बेटा, बात ये है, ये तो खैर मैंने बड़ा मैस बना दिया, यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने छोटा मैस कर दिया है। तो बात को थोड़ा सा सुने तवज्जो से तमाम बच्चे। ये मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ। देखिए बेटा जी,
सूरत हाल कुछ यूँ है, ये हमारे पास अर्थ है, ये उसका सेंटर है। अब अगर एक ईंट यहाँ पे है, ब्रिक ईंट, ये ईंट है। अब ये जितने इसके रेत के ज़रात हैं, मिट्टी के ज़रात हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, वो इसका मैस है। तो इसका मैस जो है वो m है, मैस m। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जब ये ईंट यहाँ पर है तो इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो यही जो अर्थ की अट्रैक्शन है, तो दैट इज़ कॉल्ड वेट। तो ये जो ज़मीन इसको खींच रही है इस ईंट को, तो यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेट है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जी मैस डज नॉट चेंज और वेट चेंजेस, वो कैसे होगा। तवज्जो, बात ये है, अगर हम यही ईंट इस जगह इस प्लेस से उठाएं, ये ज़मीन से समझ लें कि 1 किलोमीटर ऊपर है, 1 किलोमीटर ऊपर है ये फासला, फ़र्ज़ कर लें कि 1 किलोमीटर है, मिसाल दे रहा हूँ 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर ऊपर है। अगर हम यूँ करें कि इसी ईंट को यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाएं और ये ईंट अब यहाँ चली गई, यही ईंट यहाँ पर है। तो अब मुझे बताएं, अगर यहाँ पर जब ईंट थी, इसके अंदर अगर 50,000 एटम्स और मालिक्यूल्स थे, मतलब जो उसका मैस था, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड मैस। तो अगर यहाँ उस ईंट के 50,000 मालिक्यूल थे, तो जब आप उस ईंट को वहाँ ले जाएंगे तो क्या उसके मालिक्यूल कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, या वही रहेंगे? तो मेरे ख्याल में हर बच्चा यही कहेगा, सर जी ईंट को यहाँ से वहाँ ले जाएं, जब तक कि हम उसको तोड़ेंगे नहीं, उसके टुकड़े नहीं करेंगे, उस वक्त तक उसके क्वांटिटी ऑफ मैटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैस यहाँ पे होगा वही मैस उसका यहाँ पर भी होगा। तो ये एक और जगह है, ये एक और जगह है। तो प्लेस टू प्लेस जगह चेंज कर देने से मैस के अंदर फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि मैस नाम था क्वांटिटी ऑफ मैटर का, तो क्वांटिटी जितनी यहाँ थी उतनी वहाँ पर है, तो मैस के अंदर कोई तब्दीली नहीं हो रही। हाँ, ज़मीन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें तब्दीली हो रही है। भाई एक बॉडी यहाँ पर है, वही बॉडी यहाँ दूर चला गया, ये ज़मीन से 1 किलोमीटर दूर था, तो अगर यहाँ से यहाँ तक 1 बनता है तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल फ़र्ज़ कर लें, ये टोटल जो अब फासला होगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लें कि ये 8 किलोमीटर दूर है, मिसाल के तौर पर, कि यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर है। तो अब सोचने की बात ये है कि ज़मीन जब ये बॉडी यहाँ था और जब यही बॉडी इतना दूर चला गया, तो क्या दोनों जगहों पर ज़मीन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, खींचने की जो फोर्स है, क्या वो सेम होगी या यहाँ ज़्यादा होगी और वहाँ कम होगी? तो मेरे ख्याल में आप में से हर बच्चा यही जवाब देगा कि सर ज़मीन जो है यहाँ, ये क्योंकि बॉडी ज़मीन के नज़दीक है तो यहाँ बॉडी ज़मीन उसको ज़्यादा खींचेगी, और चूँकि बॉडी अब दूर चला गया है तो अब ज़मीन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मैस है वो तो वही रहेगा, मगर यहाँ पर जो फोर्स है तो वो जो वेट होगा वो तब्दील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम हो जाएगी। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम ही वेट था। तो इसका मतलब है कि वेट वहाँ पर क्या हो गया? कम हो गया। तो वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस विद द चेंज ऑफ प्लेस। अगर हमने जगह चेंज कर दी तो जो वेट है वो चेंज हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट भी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें देखें, सिंपल अगर ये बात फिर भी समझ नहीं आ रही तो इसका बहुत आसान सा तजर्बा है। आप 1 मिनट के लिए इसको ज़मीन ना समझें, तमाम बच्चे इसको मकनातीस समझ लें, मकनातीस 1 मिनट के लिए, और इसको आप ईंट ना समझें, इसको आप लोहा समझ लें, लोहा। अब लोहा, यहाँ पर ये लोहा है, लोहे की ईंट है,
और ये भी लोहे की ईंट है और ये मकनातीस है। तो अब जो अपना लोहे के जो एटम्स होंगे वो तो यहाँ भी वही होंगे, वहाँ भी वही होंगे। इसका मतलब है मैस सेम होगा, लेकिन जब ये लोहा मकनातीस के नज़दीक होगा तो मकनातीस इसको ज़्यादा अट्रैक्शन से खींचेगा, और जब ये लोहा मकनातीस से दूर होगा तो अपना वो जो मकनातीस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर है तो वही लोहा, है तो वही ईंट, लेकिन उसका मैस यहाँ और वहाँ सेम होगा, लेकिन उसका वेट यहाँ पर ज़्यादा होगा और यहाँ पर उसका वेट क्या होगा, कम होगा। तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। अगला पॉइंट ये है कि मैस इज़ अ बेस क्वांटिटी, कि मैस जो है वो बेस है। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 1 तो उसमें जो 7 बेस क्वांटिटीज़ थी, लेंथ, मैस, टाइम, ये 3 बहुत मशहूर थी। तो ये वहाँ पर आप देखें मैस इज़ अ बेस क्वांटिटी, और वेट क्योंकि फोर्स होती है, और फोर्स आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो डिराइव क्वांटिटीज़ थी वहाँ पढ़ा हुआ था, वेट इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ये तीसरा पॉइंट हो गया। मैस इज़ अ स्केलर, वेट इज़ अ वेक्टर। क्यों कि मैस स्केलर है, इट हैज़ नो डायरेक्शन। मैस के लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वेट इज़ अ वेक्टर। क्यों कि वेट मैंने अभी बताया था कि अगर ये ईंट यहाँ है तो ये डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर है, अगर यही ईंट यहाँ होगी तो डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर होगी, यही ईंट यहाँ होगी तो डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर होगी, यही ईंट यहाँ होगी तो डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर होगी। तो ये हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर इसकी ख़ास डायरेक्शन होगी। तो वेट इज़ अ वेक्टर, तो वेक्टर के अंदर डायरेक्शन का होना ज़रूरी होता है। उसके बाद 5वां फ़र्क है SI यूनिट ऑफ मैस इज़ किलोग्राम, क्योंकि आपने बेस क्वांटिटीज़ में मैस का यूनिट किलोग्राम पढ़ा हुआ था, और SI यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन N। ठीक है, तो ये फ़र्क हो गया। द फार्मूला फॉर मैस इज़, तो F इज़ इक्वल टू एम में सेकेंड लॉ अभी हमने कल डिराइव किया था, तो F इज़ इक्वल टू एम ए। तो ये जो A यहाँ आता है उस A को यहाँ नीचे ले गए, तो M इज़ इक्वल टू F ओवर A। तो ये हमारे पास मैस का फार्मूला है, और फार्मूला फॉर वेट इज़ W इज़ इक्वल टू mg। ये वही मैस है और ये ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी है, तो W इज़ इक्वल टू mg। ये वेट फाइंड करने का बेटा फार्मूला है। उसके बाद मैस इज़ मेजर्ड बाय बीम बैलेंस एंड वेट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। बेटा बात ये है, आप लोग देखते हैं कि अपना आजकल जो है ये जो दाने वगैरह हैं, जब जाकर तोलते हैं गला मंडी में, तो वहाँ पर उन्होंने ऊपर एक स्प्रिंग बैलेंस लगा रखा होता है, उसके साथ हुक लगा होता है, और हुक के साथ वो दाने वाली बोरी लटका देते हैं, तो उसको ज़मीन नीचे अट्रैक्ट करती है। सही है, तो उस बोरी को ज़मीन अट्रैक्ट करती है, तो वो वेट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। तो क्योंकि वेट का ताल्लुक था ज़मीन की अट्रैक्शन के साथ, तो जब ज़मीन अट्रैक्ट कर रही है तो इसका मतलब है वो वेट है। ठीक है, और जहाँ तक बात है कि अगर आप यूँ करें कि दूसरा तराजू लें, बीम बैलेंस जो पुराने ज़माने में था कि इधर बाट रख दिए, बाट, और इधर चीज़ रख दी। आज भी जब हम सब्ज़ी लेने जाते हैं तो बाज़ दुकानों के ऊपर जो तराजू पड़ा होता है, एक तरफ बाट रखे होते हैं, एक तरफ वो आलू या सब्ज़ी या फल जो भी चीज़ हम लेते हैं वो उसको वहाँ रखते हैं और उनके साथ कंपैरिजन करते हैं। तो इधर मैस पड़ा होता है, बाट पड़े होते हैं, उधर वो चीज़ रखते हैं, फिर तोल कर देते हैं। तो इस तरीके से वो मैस मेजर किया जाता है। मैस इज़ मेजर्ड बाय बीम बैलेंस एंड वेट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। तो इसके साथ जो है आज का जो आपका मेन टॉपिक था मैस एंड वेट का डिफरेंस मालूम करना, वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब गुज़िश्ता जो हमारा टॉपिक था उसको देख लें। व्हाट इज़ यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है, डिफाइन करना है। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। न्यूटन लिखते हुए N स्मॉल लिखेंगे, लेकिन जो उसकी है ना सिंबल वो बड़ा N होगा, ये ख्याल करना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो उसके बाद जो है F इज़ इक्वल टू एम ए, ये फार्मूला होता है, और F फोर्स का यूनिट क्या हुआ 1 न्यूटन, और M मैस का यूनिट क्या हुआ 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन
का यूनिट क्या हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड। इसमें जो रेड कलर मैंने लिखा हुआ है ये आपने इम्तिहान में नहीं लिखना, ये बात याद कर लें। रेड कलर आप लोगों ने इम्तिहान में नहीं लिखना, बाकी आप ये सब कुछ लिख सकते हैं। इसमें मैंने ये किया है कि ये न्यूटन और फोर्स को डबल एरो कर दिया, मैं अपना ये मैस और किलोग्राम को भी डबल एरो कर दिया, और एक्सेलरेशन और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को भी जो है वो डबल एरो कर दिया है। यहाँ जिसका डिफ़ाइन करना है, जिसको डिफ़ाइन करना है उसके साथ इज़ लगाएंगे, और बाकियों के साथ जो है जिनको डिफ़ाइन नहीं करना, हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं न्यूटन, तो जिसको डिफ़ाइन करना हो उसके साथ इज़ लगाएं, और जिनको डिफ़ाइन नहीं करना उनके साथ ऑफ लगाएं। ऑफ चीज़ वही है, यहाँ एरो डबल है, यहाँ भी डबल है, तो यहाँ इज़ होगा, यहाँ ऑफ होगा। अब कोई बच्चा पूछ सकता है सर वहाँ इज़ क्यों लगाया, यहाँ ऑफ क्यों लगाया, तो मैं जवाब बतला रहा हूँ कि जिसको डिफ़ाइन करना है वहाँ इज़ लगाएंगे, और जिसको डिफ़ाइन नहीं करना वहाँ ऑफ लगाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये इसको पढ़ने का अंदाज़, 1 न्यूटन इज़ फोर्स, यूँ पढ़ सकते हैं यहाँ से 1 न्यूटन इज़ फोर्स, या इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं फोर्स इज़ 1 न्यूटन। ये डबल एरो का यही मतलब है। ये मेरी अपनी यानी यूँ समझ लें ट्रिक है, तरतीब है बच्चों को याद करवाने के लिए, वरना टीचर तो बस लिख देते हैं, कहते हैं बच्चों याद कर लेना है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। 1 न्यूटन इज़ फोर्स, फोर्स इज़ 1 न्यूटन, एक बात हो गई। तो इन दोनों तरीक़ों में से कोई ना कोई यहाँ लिखा हुआ होगा। एक बात। अब इसको भी मैस ऑफ 1 किलोग्राम यूँ पढ़ सकते हैं। फिर देखें मैस ऑफ 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ मैस। तो गोया के दोनों तरीक़ों से आप पढ़ सकते हैं। और इसको एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड या 1 मीटर पर सेकेंड ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये दोनों तरीक़ों से इसके पढ़ने का अंदाज़ है। और ये जो इक्वल की अलामत लगी हुई है इसको कभी विच बोलते हैं, कभी दैट बोलते हैं, तो यहाँ इस जगह पर इसको दैट बोला गया है, दैट। तो इन बातों को दिमाग में रखते हुए अब जब आप इसको डिफ़ाइन करेंगे तो ये चुटकी बजाते हुए आपसे याद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर देखें तो 1 न्यूटन इज़ द फोर्स, देखें 1 न्यूटन इज़ द फोर्स, ये द ना भी लगाएं तो 1 न्यूटन इज़ फोर्स या 1 न्यूटन इज़ द फोर्स। आगे बराबर है तो बराबर का मतलब क्या था, दैट प्रोड्यूस। तो 1 न्यूटन इज़ द फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स है दैट क्या करती है, फोर्स क्या करती है। कल मैंने बताया था कि जब नेट फोर्स लगती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, इधर देखो, दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये लिखा हुआ है एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन अ बॉडी ऑफ मैस ऑफ 1 किलोग्राम, मैस ऑफ 1 किलोग्राम। ये बहरहाल मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ टिप्स बता दी है, आप जैसे मर्जी आपका दिल करे आपने याद करना है। लेकिन इतनी बात फिर बतला रहा हूँ कि ये जो रेड कलर है ये आपने इसमें नहीं लिखना इम्तिहान में, ये इसके बगैर। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये ऐसे लिखना है। ये इम्तिहान में यूँ लिखना है। तो वो जो चीज़ पहले लिखी हुई थी ना, वो सिर्फ समझाने की हद तक मैंने, ये 1 है, इस 1 को ठीक कर लें। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। तो अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।